हेलो बच्चों, तो आज से हम देखने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉस हैं आपके, उनकी ज़रूरत क्या पड़ी और उनका हमने क्यों यूज़ किया केमिस्ट्री में, उसके पहले आप इनको जानिए। उसके बाद हम इसके लॉस वगैरह समझेंगे। तो बच्चों, जो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो इसलिए आए क्योंकि इनके बगैर आप केमिस्ट्री में कोई वर्क कर ही नहीं सकते, है ना। इनमें आपको ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको ध्यान में रख के ही आपको कोई भी कंपाउंड वगैरह करना है, बनाना है ना? जो भी आपको लैब में प्रिपरेशन करनी है या कुछ भी करना है केमिस्ट्री का वर्क, तो जो आपको लॉस आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, उनको ध्यान में रख के ही करना होगा। या आपको जो है इन लॉ से ही रिलेटेड आपको कोई भी जो है जानकारी मिल पाएगी। तो इसलिए ही आपके लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन आए हैं और उनको मैं एक-एक करके बताऊँगा बच्चों कि क्या है। जैसे कि आपका लॉस ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास हुआ या फिर आपका डेफ़िनिट प्रोपोर्शनल हुआ। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं हैं, उसको जानेंगे हम, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू। तो जो आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है मैं वही बताऊँगा आपको, कुछ अलग से नहीं लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो बच्चों, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉस, है ना। तो वो लॉस क्या क्या हैं? सबसे पहला लॉ है आपका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। इसको यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये लॉ ये है कि मास आपका ना तो कभी जो है क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और ना तो आप उसे बना सकते हो, है ना। क्या होता है ये आपका एक, अब मान लीजिए आपने एक गिलास में क्या लिया, आपने वाटर को लिया। तो जो वाटर आपने मान लीजिए 2 ग्राम लिया बच्चों, तो आपने मान लीजिए उसमें क्या किया कि उसको भाप बना के उड़ा दिया हवा में। तो बच्चों, जो वाटर आपका भाप बन के हवा में उड़ा है, तो वही वाटर क्या है आपका, वो मास आपका उसमें से कहीं नहीं गया है। मान लीजिए आपका वो जो उड़ा है उसमें उसके साथ उसका मास भी चला गया है ना। ऐसा नहीं है कि आपका जो वाटर अकेला उड़ गया और मास आपके गिलास में ही रह गया है ना। पहले 2 ग्राम था, अभी 2 ग्राम, और वाटर आपका उड़ गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमको बताता है और वो यहाँ पे लिखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहली बात क्या लिखी गई है कि दिस लॉस वाज पुट फॉरवर्ड वाई एंटोने लेविसियर। तो बच्चों, इसका किसने जो है आविष्कार किया इसका लॉ का? तो एंटोने लेविसियर ने किया इसका आविष्कार। और उन्होंने कब किया इसका? 1789 में इसको लाए, है ना, दुनिया में। और he performed careful experimental studies for combustion reactions and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in mass during the process। तो बच्चों, इन्होंने कई प्रकार के रिएक्शंस किए, जैसे कि कंबशन रिएक्शन, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को जलाया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने देखा क्या होता है। तो इस तरह के इन्होंने रिएक्शंस किए और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो फिजिकल या फिर केमिकल चेंज होता है बच्चों, उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि देयर इज नो, उसमें चेंज होता है आपका किसका? मास में। इन सारी प्रोसेस में, है ना। मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपका जल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद आपका आधा कार्बन डाइऑक्साइड यदि हमने 2 ग्राम जलाया तो आपको 1 ग्राम मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा आपका। यदि आपने बिल्कुल उससे बिल्कुल आइसोलेटेड करके किया है, उसको जो है पैक करके किया, तो आपको जितना जलाया उतना ही आपको मिलेगा। तो ये इन्होंने किया। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि हैंस ही रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों, यहाँ से आपकी डेफिनेशन जैसे आपको दिख भी रही होगी कि क्या लिखा है कि मैटर कैन बी नाइदर, है ना, नाइदर भी क्या है, क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपको इन्होंने दिया है, बस इतना सा आपको याद रखना है। और याद रखना है किसने इसको दिया है और कब दिया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी आपको पढ़ दे रहा हूँ कि दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन द केमिस्ट्री। In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and product and carefully planned experiment performed by Lavoisier। तो क्या है, इन्होंने कितने जो है कई एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, जो है बाद में जाकर इनका डेवलपमेंट हुआ इस लॉ का। तो ये सब बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। अब हम बढ़ते हैं, जो अगला लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपर्शन। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस लॉ में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आपको बातें बताऊंगा, है ना। क्या है इस लॉ के बारे में विशेषताएं। तो बच्चों, जो आपका लॉस ऑफ डेफिनेट प्रोपर्शन है, उसमें ये बात है
कि दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट, जो कौन थे आपके, जोसेफ प्राउस्ट थे, है ना। तो इसको सबसे पहले किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। और ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो इन्होंने बच्चों ये बोला कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें कंटेंट रहेंगे वो सेम प्रोपोर्शन के एलिमेंट उसके वेट के अनुसार। इन्होंने ये बोला बच्चों कि यदि आप क्या है 1 ग्राम सब्सटेंस ले रहे हो, तो उस 1 ग्राम जो सब्सटेंस लिया है आपने, तो उसके जो एलिमेंट होंगे उसके सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो अब इसको बच्चों इन्होंने जो टेबल आपको दिख रही है उसमें अच्छे से बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको ये लो बिल्कुल ईजी समझ आएगा। तो प्राउस्टबर्ग विद अ 2 सैंपल ऑफ अ क्यूप्रिक कार्बोनेट, one of which was a natural origin and the other was a synthetic, or he found that the composition of element presented was same for both the sample as follows in the है ना shown below। तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि इन्होंने क्यू पर उसको लिया, तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने नेचुरल सैंपल लिया तो जो परसेंट था कूपर का वो कितना था, 51.35 था। और जो परसेंटेज ऑफ कार्बन था वो 9.74 था। और जो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन था उसमें कितना था, 38.91 था। और उन्होंने उसी को सिंथेटिक के सैंपल से देखा तो उन्होंने वही की वो चीज़ें पाई। तो बच्चों उन्होंने ये बोला कि आप जो है किसी भी एलिमेंट को कहीं से भी ले आओ, चाहे आप सिंथेटिकल बना लो या उसको जो है कहीं से जाके कर लो, लेकिन जो उसकी परसेंटेज या फिर जो आपका एलिमेंट होगा वो उसी प्रोपोर्शन में होगा जैसा कि आपका वो नेचर में होगा या फिर उसको सिंथेटिक बनाओगे, है ना। तो जैसे आपका इसको सीधे सीधे मैं यदि लफ्ज़ों में कहूँ तो ये बोलता है बच्चों कि यदि आपने 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन लेने ही होंगे, तब जाके आपका वाटर बनेगा। या आप ऐसा बोल सकते हो यदि आपने 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना होगा, ऐसे इन्होंने बोला, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से इन्होंने ये कहना चाहा कि आप जो है नेचुरल सैंपल लाओ या सिंथेटिक लाओ, लेकिन आपको वो प्रोपोर्शनल रखना होगा तभी आपका जाके कंपाउंड बनेगा। आप समझ चुके होंगे आप इस लो को। तो thus he concluded that the irrespective of the source, a given compound always contains same element combined together in the same proportion by mass, or the validity of this law has been confirmed by the various experiment, or it is sometimes also referred to as a law of definite composition, है ना। तो इसको दूसरे शब्दों में हम डेफिनेट कंपोजिशन का भी लॉ बोलते हैं। और ये आपको यहाँ पे बता गया है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि लॉस ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल क्या है, और इसमें भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बच्चों। और ये आपका डाल्टन के द्वारा दिया गया है। तो दिस लॉस वाज प्रोपोज्ड बाय द डाल्टन 1803। तो कब दिया था इन्होंने, 1803 में दिया था डाल्टन ने। और इन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in simple, है ना, माफ कीजिएगा, रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स, है ना। तो उन्होंने ये बोला बच्चों कि यदि आपके कोई दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं और कंबाइन करते हैं, क्या एक से अधिक कंपाउंड जब आपके मिल गए और उन्होंने क्या किया कि मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कि एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं वो, तो जो उनका मास होगा बच्चों वन एलिमेंट का दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो किस में होगा, आपका सिंपल होल रेशियो में होगा। और इसको उन्होंने इस तरह से बताया, कैसे बताया कि फॉर एग्जांपल आप मानिए कि हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के संग और फॉर्म करता है कंपाउंड का, जैसे कि आप मान के चलते हो कि वाटर बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो उन्होंने ये बोला बच्चों कि यदि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है और वहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका पेरोक्साइड बना रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि दो एलिमेंट वाटर बना रहा है और दो एलिमेंट आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहा है। तो बच्चों इनका यदि आप सिंपल होल रेशियो निकालोगे तो आपका जो कंपाउंड का एलिमेंट का जो मास रहेगा वो सिंपल होल रेशियो में रहेगा। कैसे रहेगा कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका 16 और आपका 32 का रेशियो है वो कितना आपका 1:2 आएगा, है ना। उसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को लेके देखिएगा उसका रेशियो सिंपल आपका उसमें आएगा। और बच्चों कई तो यहाँ पे इन पे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल होल रेशियो है क्या। तो बच्चों जो स्मॉल होल नंबर होता है वो ये होता है कि आप देख रहे होंगे कि स्मॉल भी है और होल भी है। तो वन आपका क्या है कि स्मॉल है, और टू आप मतलब आपका ये वन और टू आपका स्मॉल है और होल नंबर है। और एक और बात ध्यान में रखिए बच्चों की जो आपका वन और टू स्मॉल होल रेशियो है ना, तो ये ऐसा कभी नहीं आएगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका 44 और यहाँ पे कोई आपका 35 हो, तो ऐसा कभी रेशियो आपका नहीं आएगा। उन्होंने यही बोला कि आपका सिंपल होल रेशियो में वो डिवाइड होगा जो भी आपका कंपाउंड बनेगा, है ना। आपको मैं एग्जांपल मेरी तरफ से देता हूँ। एक जैसे आप मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया
और कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो बच्चों आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो ऑक्सीजन का होगा वो आपका सिंपल होल रेशियो में होगा और आप उसको निकाल भी सकते हो, तो इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो उसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। तो इन्होंने क्या बोला, गे-लुसैक लॉ जो गैसियस वॉल्यूम है, इन्होंने ये बोला कि दिस लॉ वाज गिवन बाय द गे-लुसैक इन 18 नॉट ए में 8 में। इन्होंने तो गे-लुसैक ने कब इसको दिया, तो 1808 में दिया। और ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं और आर, क्या लिखा है ना, तो उन्होंने बोला कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या, प्रोड्यूस होती हैं ना केमिकल रिएक्शन में, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। तो बच्चों जैसा कि आप इन सभी में मास से रेशियो निकाल रहे थे, तो वहीं पे आप गैस में वॉल्यूम से रेशियो निकालते हो। तो आपकी मान लीजिए किसी रिएक्शन को आपने किया, जैसे आपने क्या किया, मीथेन को जला के निकाला के आपका कार्बन निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, तो जो आपकी गैस प्रोड्यूस हुई या फिर बनी, तो वो भी आपकी क्या होगी, सिंपल होल रेशियो में डिवाइड होगी उसके वॉल्यूम के अनुसार। और उसी को इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट अ सेम टेम्परेचर पे हो और उसके प्रेशर पे हो। जैसे आपका मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा है कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, और देती है हमको क्या, 100 ml क्या वाटर। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो कि जो वाटर वेपर दे रही है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर दे रहा है, कितना दे रहा है वो आपको, 100 ml प्लस 50 दे रहा है आपको 100 ml। तो दस दी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिल कंबाइन आपको हो रहा है 100 ml एंड 50 ml। वेर सिंपल रेशियो में इसको आप बांट सकते हो, तो 100 और 50 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बच्चों, 2:1 होता है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि गेली-यूसेक डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन अ वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय अ वॉल्यूम। तो इसी को हम बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन है वॉल्यूम का, उसमें मास का तो इसमें आपको वॉल्यूम का हो गया। और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज द with respect to mass, और the Gay-Lussac law was explained by properly by work of Avogadro in 1811। तो बच्चों क्या हुआ कि जो वॉल्यूम वगैरह पे जो स्टडी की गई ल्यूसेक ने, तो उसके अलावा जो एवोगाड्रो थे उन्होंने भी क्या किया कि वॉल्यूम के ऊपर और स्टडी की 1811 में। और उन्होंने हमको क्या जो है लो दिया वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो उन्होंने 1811 में एवोगाड्रो ने ऐसा प्रपोज किया कि इक्वल वॉल्यूम पे, है ना, जब आपकी क्या हो कि इक्वल वॉल्यूम होगी तो ऑल, है ना, ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए आपका एक कंटेनर में क्या रखा है आपका कि 2 लीटर क्या रखी है, हाइड्रोजन रखी है। और एक दूसरे काम में कंटेनर में आपकी 2 लीटर क्या रखी है, वो रखी है आपकी क्या, ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जितनी भी सारी गैस है, मतलब कि जैसे आपका क्या था अभी, मैंने क्या वो आपको दिया कि एक कंटेनर में 2 लीटर आपका क्या रखा है, हाइड्रोजन रखी है, और दूसरे कंटेनर में 2 लीटर आपकी क्या रखी है, ऑक्सीजन रखी है ना। तो बच्चों क्या होगा कि इन दोनों की जब वॉल्यूम सेम होगी, और यदि आप मान के चलो कि वहाँ पे सेम टेम्परेचर भी कर देते हैं और प्रेशर भी कर देते हैं, तो बच्चों उसमें जो पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे आप हाइड्रोजन के देख लो या फिर आप ऑक्सीजन को देख लो, तो वो आपको एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल्स ही मिलने वाले हैं आपको सारे उसमें गैस में। और जो एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज क्वाइट अंडरस्टेबल इन प्रेजेंट टाइम। तो बच्चों क्या था, उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि थोड़ा हमको क्या होता है, अंडरस्टेबल होता है प्रेजेंट टाइम में। और इफ बी कंसिडर्ड अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, है ना, जब हम फिर से देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो दो वॉल्यूम है ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन वॉल्यूम, क्या इन्होंने बोला कि जो दो वॉल्यूम है किसकी, आपकी हाइड्रोजन की, है ना, वो क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है किससे, आपका वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लीविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। और यहाँ पे नोट दैट इन फिगर 1.9 पेज नंबर आपको 16 में दिया है, वो आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो उसमें आपको बताया गया कि ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन फैक्ट एवोगाड्रो could explain the above result by considering the molecules to be a polyatomic। ये सारी जो वर्ड जो टर्म लिखी गई हैं, पोलो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ये सब आगे चल के पढ़ोगे, है ना। तो क्या क्या होती हैं ये सब जानोगे आप। तो यदि आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिडर एज अ डाई एटॉमिक, तो ऐसा रिकॉग्नाइज नाउ देन जो आपका अबव रिजल्ट आर इजीली अंडरस्टेबल, हाउएवर डाल्टन अदर अवेलेबल एट द सेम एटम ऑफ जो है आपके क्या है,
है ना? तो ये आपका जो मैंने जैसा बोला था आपको, जो फिगर आपका 1.9 था, ये रहा आपका। तो इसमें देखो बच्चों हमने क्या किया कि 1 वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन की इसमें कंटेनर में, दूसरे में लिया है आपको 1 वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन इस कंटेनर में, दोनों को मिलाया आपको मिला 1 वॉल्यूम आपको, और इसको मिलाया हमने। तो जो आपको मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा आगे चल के कि जो सेम कांट कैन नॉट कंबाइन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 एटम डिड नॉट एग्जिस्ट होंगे वो। और जो एवोगाड्रो प्रपोजल वाला पब्लिश्ड इन फ्रेंच जर्नल डी फिजिक्यू इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट और इट डिड नॉट अगेन मच सपोर्ट, है ना बच्चों। क्या हुआ कि जो इनका करेक्ट ना होने के बावजूद ऐसा उन्होंने माना कि इसको जो है इसको सपोर्ट नहीं मिला, और आफ्टर 50 ईयर, है ना, 50 साल बाद 1860 में जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री की, और उसमें क्या हुआ कि कार्लसरूहे जर्मनी टू रिजोल्व द वेरियस आइडिया, और एट अ मीटिंग जो है आपका स्टेनिस्लो गेंजिरारो प्रेजेंट ए स्केच ऑफ अ कोर्स ऑफ अ केमिकल फिलोसॉफी और विच एम्फासिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो वर्क। तो जो एवोगाड्रो ने लो दिया था बिल्कुल सही था, लेकिन उनको उस समय पे सपोर्ट नहीं मिल पाया था। और बच्चों में यदि आपसे बिल्कुल करेक्ट कहूँ तो जो मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशन, वो ही रियल डेफिनेशन है आपकी एवोगाड्रो की, और वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला वो आपको यहाँ पे लिखा है, और जो मैंने एक्टिविटी जो है वो बॉक्सेस की मदद से बताई है वो आपको बना देनी है। और इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछता बच्चों। और बिल्कुल आप इसको डिटेल में यदि समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल एनिमेशन से आपको समझा दूंगा, है ना। तो बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे आपके लो वगैरह, और आगे पढ़ने वाले हैं हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और क्या थी वो क्या नहीं थी उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और उसके बाद जो एटॉमिक मॉलिक्यूल मासेस पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे। और इस तरह से आपका चैप्टर पैक हो जाएगा आगे के कुछ 2 लेक्चर में, है ना। तो मिलते हैं बच्चों फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।